चलिए विल कंटिन्यू बैक। हाँ तो कहाँ थे हम? हाँ तो अपनी एक कंपनी है एबीसी एंड कंपनी, आप सारे डायरेक्टर्स हो इस कंपनी के। ओके, बीइंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ दिस कंपनी, मैंने आपके सामने एक प्रपोजल रखा है कि लास्ट 10 years वी वर रनिंग फूड इंडस्ट्री बिजनेस एंड वी आर वेरी गुड एट इट। हमने लास्ट 10 years में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। नाउ आई एम प्रपोजिंग व्हाई नॉट टू गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। मैं आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं कि वी शुड बी एक्सपांडिंग अवर बिजनेस एंड गोइंग इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। अपना जो फूड इंडस्ट्री है वो तो कंटिन्यू रहेगा, प्लस हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में भी जाना चाहिए। आपके व्यूज ओपिनियन क्या है? क्योंकि आपका जब डिसीजन आएगा तभी जाके हम जा सकते हैं। अगर आपका अपोजिशन रहेगा तो मैं अकेले बिजनेस तो स्टार्ट कर नहीं सकता। तो व्हाट आर योर व्यूज? ये मैंने आपके सामने बोर्ड मीटिंग में प्रपोजल रखा है। बताइए, should we go into the soft drink business or we shouldn't go into soft drink business, just continue as it is our food industry? expand करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ऐसे थोड़ी ना बताओगे, कुछ तो उसके लिए बेसिस भी होना चाहिए। इफ यू आर सेइंग वी शुड बी गोइंग, तो व्हाई वी शुड बी गोइंग? अगर आपका ओपिनियन है कि नहीं क्यों एक्सपांड करो अभी नया, बेटर जो अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो ऐसा क्यों? तो व्हाट आर योर ओपिनियंस? आपको कमेंट करना होगा ना। बोर्ड मीटिंग में ऐसे थोड़ी कहोगे क्या करो, जो मन चाहे करो सर, आप मैनेजिंग डायरेक्टर आप आपका देख लो। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस? ओके, मतलब गुडविल का हम यूज करके सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए, ठीक है। वी मे बी बेनिफिटेड बाय द गुडविल विच वी आर हैविंग एंड सेम ब्रांड से हम सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। ओके, मार्केट डिमांड, ठीक है, मार्केट डिमांड कंसिडर करना चाहिए। ओके, मार्केट डिमांड करने के लिए मैंने ऑलरेडी सर्वे किया हुआ है एंड मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है इस बिजनेस में। ओके, हाँ, एग्जैक्टली, वी हैव टू कंसिडर कॉम्पिटिटर्स। तो आपका ये मानना है कि कॉम्पिटिटर्स है ऑलरेडी, से पेप्सी, कोका कोला, तो कंसिडरिंग द कॉम्पिटिटर्स हमें नहीं जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है, मतलब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप पॉइंट बता रहे हो उसको मैं जस्ट इलैबोरेट कर रहा हूं कि अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी पेप्सी एंड कोका कोला बहुत सालों से इस बिजनेस में एस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, दे आर द मोनोपोली। तो कंसिडरिंग देयर मोनोपोली हमें इस बिजनेस में जाना नहीं चाहिए। बट मेरा ओपिनियन ये है कि ऑलरेडी पेप्सी एंड कोका कोला जो इवन दो मोनोपोली है, मैंने उनका भी सर्वे किया हुआ है, उनका टोटल प्रोडक्शन है से फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट्स एंड मार्केट में जो डिमांड मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, सर्वे किया है, 2 लाख यूनिट्स का है। तो अभी भी इवन दो कॉम्पिटिटर्स आर स्ट्रांग, अपने लिए पोटेंशियल है ग्रो करने के लिए। दिस इज माय अगेन रिप्लाई। जब हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब मैं आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो स्टडी किया रहेगा, तभी जाके सीईओ कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करेगा। एंड एज अ योर ओपिनियन, एज अ योर कंसर्न कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको योर कमेंट्स या ओपिनियन सामने रखने हैं। तो जैसे कि कहा, गुडविल का यूज करना चाहिए। ऑलरेडी अपना एस्टेब्लिश 10 सालों से बिजनेस चल रहा है, तो वी आर हैविंग अ वेरी गुड गुडविल इन द मार्केट। तो यूजिंग दैट गुडविल हमें सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए, एबीसी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करनी चाहिए। हमें मार्केट डिमांड स्टडी करना चाहिए, वो मैंने किया ऑलरेडी, पोटेंशियल बहुत सारा है। कॉम्पिटिटर्स की बात कर रहे हो, नो डाउट मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कॉम्पिटिटर्स बहुत स्ट्रांग है अपने, बट अगर उनका जो मार्केट शेयर है एज इट इज भी रखते हो तो भी अपने प्रोडक्ट के लिए अच्छे खासा डिमांड होने वाला है। दिस माय रिप्लाई। फर्दर, प्रॉफिट कंसिडर करना चाहिए, नो डाउट। अब इससे रिलेटेड सारा फाइनेंस सामने आएगा, राइट। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मैंने इसका भी कैलकुलेशन किया हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट है, जो पूरा स्ट्रक्चर लगने वाला है, उसके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से फॉर एग्जांपल 50 रुपीज आने वाला है पर यूनिट, एंड कंसिडरिंग द मार्केट सेलिंग प्राइस 70 रुपीज सेलिंग प्राइस आएगा, तो 20 रुपीज अपने लिए प्रॉफिट सफिशिएंट है। इंडस्ट्री के हिसाब से अपने लिए अच्छे सा प्रॉफिट मिल रहा है। ओके ओके, डिफिकल्ट, हाँ वही तो आपको बताना है। हाँ ओके, स्टोरेज, उसके लिए अलग सा गोडाउन लेना पड़ेगा हमें, राइट। जब हम नया यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या है, अपने पास यहाँ पे जगह है,
ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रीमाइसिस पे अपना फूड इंडस्ट्री चालू है, उसके बाजू वाली जगह अपनी ही है, ठीक है। वहां पे हम पूरा सेटअप सब एवरीथिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक गोडाउन कंस्ट्रक्ट करेंगे एंड इसका स्टोरेज का पार्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होएगा तो एवरीथिंग जो फैक्ट्री उससे रिलेटेड गोडाउन एवरीथिंग हम वहां पे कर सकते हैं। हाँ यस, मार्केटिंग करना होगा हमें कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर करके। हाँ लेकिन वो तो बात की बात है कि जब हम डिसीजन लेंगे कि हमें जाना चाहिए, पहले तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। ये मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ तो बोलो। हाँ नेटवर्क, ओके नेटवर्क मतलब ओके अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके कहता हूं कि 10 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं, नो डाउट। अब जो नया वेंचर आने वाला है उसके लिए फाइनेंस रिक्वायर्ड होगा। पैसा कहां से आएगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो ढेर सारा लगेगा, है कि नहीं? नई फैक्ट्री सेटअप करनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज परचेज करने होंगे, जैसे कि आपने कहा स्टोरेज के लिए गोडाउन कंस्ट्रक्ट करना होगा, उसके लिए मेरा एस्टिमेट है 10 से 100 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड है। तो ये पैसा कहां से आएगा, या आप मुझसे पूछो, ठीक है? हाँ तो मैं उसको रिप्लाई करता हूं, अपने पास तो कोई पैसा नहीं है, हम बैंक लोन लेने वाले। तो वी आर प्रपोजिंग कि हम बैंक से लोन लेंगे, 2-3 बैंक तैयार है अपने को फाइनेंस करने के लिए। एंड जैसे कि आपने कहा नेटवर्क अच्छा है, हम सिक्योरिटी दे करके इतना 100 करोड़ जितना फंड्स रिक्वायर्ड है वो प्रोक्योर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट लेबर, अच्छा अपने पास क्या स्किल्ड एम्प्लॉइज अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे, राइट? स्किल्ड एम्प्लॉइज तो जरूरत होगी, तो वेदर दे आर अवेलेबल और नॉट। तो कंसिडरिंग आवर एरिया से फॉर एग्जांपल स्किल एम्प्लॉइज अवेलेबल नहीं है, फिर भी हो सकता है कि हम दूसरे एरिया से, हमने 1-2 जो सप्लायर उनके साथ बात करके देखा है कि किस तरह से हमें लेबर रिक्वायरमेंट है, सो देयर आर मैन पावर रिक्रूटिंग कंपनी, वो सप्लाई करने के लिए तैयार है। ओके मशीनरी परचेस करनी होंगी, तो इसका भी मैंने सर्वे किया है, लेटेस्ट मशीनरी अवेलेबल है जो ये 100 करोड़ में ऑलरेडी इंक्लूड किया है मैंने, उसकी कॉस्ट कुछ तो 30-40 करोड़ है, दैट ऑल्सो आई हैव कंसिडर्ड। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई इश्यू जो आपके मन में आ रहा है? ट्रांसपोर्टेशन, ओके ट्रांसपोर्टेशन, तो यहां पे जो रॉ मटेरियल लगेगा वो तो अपने आसपास ही है, एंड जो कस्टमर बेस रहेगा वो पूरे इंडिया में स्प्रेडेड रहेगा। या आपको ये देखना होगा कि स्कोप क्या होना चाहिए, क्या कस्टमर बेस को हम टारगेट कर रहे हैं, ये भी देखना होगा हमें, राइट? तो फिलहाल सिर्फ हम यंगस्टर्स को प्रमोट कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन यंगस्टर्स, क्योंकि ओल्ड जो लोग रहेंगे वो अपने सॉफ्ट ड्रिंक तो परचेस करेंगे नहीं, राइट? तो करंटली वी आर फोकसिंग ऑन यंग कस्टमर बेस, तो फिलहाल अपना फोकस है सिर्फ महाराष्ट्र, उसके बाद वी आर गोइंग टू एक्सपांड इट टू ऑल ओवर कंट्री, तब ट्रांसपोर्टर्स के साथ एग्रीमेंट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई इशू? तो बेस्ड ऑन दैट योर कलेक्टिव ओपिनियन क्या है? Should we go into the business or we should not be going into the business? Should we going into business? Because यहां पे जो आपने कहा कि फाइनेंस जो चाहिए, मैंने कहा कि फाइनेंस अवेलेबल होएगा, लेकिन सवाल यह आएगा कि फाइनेंस तो ठीक है, चलो बैंक देने के लिए तैयार है, लेकिन इसकी रीपेमेंट की क्या गारंटी है? क्या अपना जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें से सफिशिएंट प्रॉफिट होएगा टू रीपे द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद अपने के लिए कुछ बचेगा? तो उसका भी मैंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया हुआ है। हैव यू हर्ड ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट? प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? जब भी हम कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो फाइनेंस रिलेटेड सारे टर्म्स होते हैं कि फंड्स कितना रिक्वायर्ड है, वहां पे रीपेमेंट कितना जाने वाला है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके बाद खर्चा कितना आएगा, उसके बाद कंपनी के लिए कुछ बचेगा क्या नहीं बचेगा, ये हम फ्यूचर का प्रोजेक्शन करता है। तो ऑल दिस थिंग्स आई हैव डन, एंड रीपेमेंट, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रीपेमेंट करने के बाद भी अपने कंपनी को ढेर सारा प्रॉफिट बचेगा। उसके बाद आप देखोगे रिस्क क्या क्या है बिजनेस में, जैसे कि आपने कहा डिफिकल्टी, राइट? तो डिफिकल्टी मतलब रिस्क ही होगा, तो रिस्क तो कॉम्पिटिटर्स का, जैसे कि मैंने कहा था, फॉर दैट आई हैव आंसर्ड कि स्टिल देयर इज अ स्कोप फॉर बिजनेस, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा कोई रिस्क हो सकता है, जैसे लीगल फॉर्मेलिटीज हो सकते हैं
कि क्या आपने लीगल फॉर्मेट देखा है क्या नहीं, क्या गवर्नमेंट परमिशन देता है क्या नहीं। आज के डेट में गवर्नमेंट हेल्थ रिलेटेड बहुत स्ट्रांग हो चुका है, तो वी हैव टू यूज द बेस्ट पॉसिबल व्हाट वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है, कंजम्पशन वाला गुड्स है। अगर कोई उसमें से ओल्ड प्रोडक्ट हम यूज करें जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग हो, तो उससे रिलेटेड जो कंसिक्वेंस आएंगे वो कंपनी को बियर करने पड़ेंगे, तो ये भी इशू है। तो ऑल दिस रिस्क आपने कंसिडर किया है कि नहीं, आर यू गेटिंग। तो ये सब मोटा मोटी मेजरली इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, फाइनेंस अपने पास अवेलेबल है कि नहीं, रिस्क क्या क्या है बिजनेस में, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स, राइट, एंड कॉम्पिटिटर्स को कंसिडर करते हुए फाइनेंस भी अवेलेबल होने के बाद क्या अपने को सफिशिएंट प्रॉफिट होएगा कि नहीं कैश में, नहीं तो सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन एक्चुअल कैश में हो नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कंसिडर। सेम थिंग इज बीन गिवन इन योर मॉड्यूल। ये देखिए, ये एग्जांपल जस्ट रीडिंग के लिए, इसका रिलेवेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये रीडिंग करने के बाद मैं आऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओके। मिस्टर जी राममूर्ति, अ CEO of Worldwide Food Limited, on completion of his presentation turned to its board of directors and raised the question, well ladies and gentlemen, what do you say, shall we go into the soft drink business? Give us some time sir, remarks स्वामीनाथन। ऐसे कोई बताए नहीं, हमें डायरेक्टली आपने बताना स्टार्ट किया। तो यहां पे ये जस्ट एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मॉड्यूल में दिया हुआ है, मैंने एज इट इज रखा है। यू आर आस्किंग टू अप्रूव अ मेजर डिसीजन विच विल हैव लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ कंपनी। ऑब्वियसली जब हम से छोटे, जब एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहां पे एक और रेस्टोरेंट ओपन करना कोई बड़ी बात नहीं है, 10-15 लाख में हो जाएगा, लेकिन यहां पे मैं होल न्यू बिजनेस एक्टिविटी की बात कर रहा हूं, एंड जो अपने बिजनेस से टू सम एक्सटेंट अनरिलेटेड है। रेस्टोरेंट एंड सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग इज टोटली अनरिलेटेड, राइट, नो डाउट बोथ आर कंजम्पशन ओनली, हम कंज्यूम ही करेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट फूड इंडस्ट्री है टोटली अलग है, सॉफ्ट ड्रिंक पैकेज फूड या बॉटल्स में मैन्युफैक्चर करके सेल करना, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, राइट। तो राममूर्ति कहता है, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द कंपनी, बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू एक्सपांड अवर बिजनेस। Soft drinks market are growing fast and it is closely related to our core business food, answered Ramamurthy. But जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया था कंपटीशन, बट कंपटीशन फ्रॉम व्हाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्लैक नेक्टर लिमिटेड इज टफ, सॉरी, दे आर ऑलरेडी इनटू द बिजनेस फॉर इयर्स, अनदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कमेंट किया। तो इसके ऊपर राममूर्ति ने कमेंट किया, दिस इज राइट, बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट द स्टैटिस्टिक्स शो that there is a still room for growth in the market and also food business is near maturity। तो अपना जो ऑलरेडी बिजनेस है उसमें कोई ग्रोथ, मैच्योरिटी मतलब क्या, अब इसके आगे ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। पिछले 10 साल में जितना कमाना था हमने कमा लिया, अब जितना अपना पोटेंशियल है उतना ही रहेगा, इसके ऊपर ग्रोथ अब होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने अपने कस्टमर्स है पूरे कस्टमर्स को हमने अब्सॉर्ब कर लिया है, अब एकदम से कस्टमर्स बढ़ने नहीं वाले, ठीक है। तो फूड इंडस्ट्री एज मैच्योरिटी तक है, इसके ऊपर कोई ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, replied Ramamurthy. Don't forget that even Swati Food tried entering soft drink market and failed miserably, remarked Ashok Agarwal, another board member. Moreover, the projections you are showing are based on last 10 years data. तो जो प्रोजेक्शन, जैसे कि मैंने कहा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये हम क्या करते हैं, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस क्या क्या होएगा ये हम प्रोजेक्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट सर्टन। ये तो हमने पिछले ईयर्स के एक्सपीरियंस पे प्रोजेक्शन क्या रहता है, आगे क्या होगा किसको पता था। 2018 में बहुत सारे कंपनीज ने नया लोन लेकर के स्टार्ट किया था बिजनेस, किसको पता था अगले 2 साल लॉकडाउन में ही जाने वाले है कि नहीं। तो फ्यूचर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहा है। व्हाट इज गारंटी दैट ट्रेंड विल कंटिन्यू, ही क्वेश्चन। ऑल्सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियंस हैव बिकम हेल्थ कॉन्शियस एंड हु नोज टुमारो व्हाट विल पीपल प्रेफर। तो यू माइट बी नोइंग ना कि आज के रेट में सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर भी वो लगाना पड़ता है, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है, नॉट गुड फॉर चिल्ड्रंस कंजम्पशन, ऐसे कुछ। तो नाउअडेज पीपल हैज बिकम टू मच ऑफ हेल्थ कॉन्शियस, तो इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक दे विल गो एंड ड्रिंक फ्रूट जूस, ऐसे कमेंट है, एंड इट इज फैक्ट ऑल्सो। सो ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा है। तो राममूर्ति कह रहा है, वेल फ्रेंड्स, ऑल योर कंसर्न्स आर लॉजिकल एंड बिलीव मी आई हैव गिवन मच थॉट टू दिस फॉर दिस इट्स एंड बट्स। म्हणजे ये जो इफ जो अनसर्टेनिटी है उसके ऊपर मैंने अच्छे खासा सोचा हुआ है। माई पीपल हैव स्पेंट मेनी डेज एनालाइजिंग ऑल अवेलेबल डेटा टू अराइव जजमेंट। आवर एनालिसिस इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अबव एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन दिस मार्केट।
a return that will be more than what we are earning in the food industry. We are already working on the details of production, cost, pricing, distribution, financing. जैसे आपने कहा profit, transportation, go down, etc. I fear if we wait for long, we will be missing an opportunity that may not come again for long. Let's go ahead and make most of it, remark Ramamurthy. ये लास्ट सेंटेंस था. अब इसके बेसिस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक डिसीजन लेंगे कि क्या उस बिजनेस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. ओके, तो बेस्ड ऑन दिस व्हाट वी फील, बिजनेस आखिर होता क्या है? कैन वी से बिजनेस इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग? यहां पे जब मैं आपके सामने प्रपोजल रख रहा हूं सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस, एंड बेस्ड ऑन ऑल योर रिप्लाई हमने डिसीजन लिया कि हमें चलो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में जाना चाहिए, तो इट वाज आवर डिसीजन टू गो इनटू दैट बिजनेस. हर एक बिजनेस एक्टिविटी जो सस्टेन करेगी, ग्रो करेगी या फॉल करेगी, उनके डिसीजन मेकिंग की वजह से होगा, राइट? तो द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस वी कैन से इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, राइट? एक मिनट, अगेन अपनी मीटिंग टेम्परली पॉज्ड. चलिए, कमिंग बैक. क्या बोल रहे थे हम? अच्छा, बिजनेस डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन मेकिंग. यहां पे एक स्टेटमेंट है, द सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन. साउंड डिसीजन मतलब क्या? आवाज करते हुआ डिसीजन. सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन, मतलब प्रॉपर डिसीजन, राइट? तो क्या आप एग्जांपल दे सकते हो? ऐसे कौन सी कंपनी है जो रॉन्ग डिसीजन मेकिंग की वजह से बंद हो गए या लॉस में चले गए? यानी ऐसे कौन सी कंपनी है जो अच्छे डिसीजन की वजह से ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे? कॉमन एग्जांपल, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, नोकिया. डज एवरीबडी नोज द रीजन व्हाई नोकिया फेल्ड? नहीं मालूम? एवरीबडी नोज? उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो देखा था, देखना चाहोगे? अपार्ट फ्रॉम स्टडी, जो भी कहो चाहिए, ठीक है, भले रीजन मालूम हो, लेकिन स्टडी छोड़ के जो भी है सर दिखाओ. अरे लेकिन नेट शुरू हुआ है क्या पहले? अगर नेट शुरू हो तो दिखा पाऊंगा. आवाज नहीं आ रही क्या? इसकी वायर किधर गई? चेक करते आवाज आएगी कि नहीं.
upon a time, Nokia was the biggest mobile company in the world. But now it's almost nowhere. दिख रहा है क्या आपको? The multinational corporation Nokia was established in Finland in 1865. Once upon a time, Nokia was the biggest mobile company in the world. But now it's almost nowhere. So what happened? What was the reason behind Nokia's downfall? To understand this, first, we must know how Nokia became such a huge and famous brand. Nokia bought a telephonic company named Mobara. At first, they made a telephone handset device. Nokia introduced its first car phone in 1982. It was known as the Nokia Mobara Senator. It weighed a massive 10 kilograms. In 1984 they made Nokia Mobara Talkman. It was said to be the first transportable phone. It could be used in and out of the car. It weighed 5 kilograms. In 1987 Nokia shocked the whole world with Nokia Mobara City Man, a phone which was lighter than the previous ones. And you could use it anywhere. It weighed 800 grams only. The Mobara Cityman was a huge hit. Nokia became world famous with this product. Harri Hokeri was the Prime Minister of Finland in 1991. He made the first ever GSM call in history through a Nokia mobile. You all know, first of all, Nokia was Finland company. And वो कब establish हुई थी? 1860 में. नोकिया का ये फर्स्ट बिजनेस नहीं था. 1860 में फर्स्ट उन्होंने पेपर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी में एंटर किया एंड देन दे स्टार्टेड विद टेलीफोन. ओके. In 1992, they made the Nokia 1011. The mobile was a huge hit throughout Europe and the US. Their best-selling phones of 2100 series were launched in 1994. The first feature phone. Nokia expected to sell 1 million units of the phone, but they sold 20 million instead. Nokia crossed its expectations, but Nokia had done a big mistake. They misjudged the market. In 1990, Nokia had predicted that there would be 40 million mobile users worldwide. ये जो आप देख रहे हो, Nokia has predicted कि इतना सेल होएगा, 40 मिलियन मोबाइल यूजर्स होगा. आगे जाके आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में आने वाला डिमांड फोरकास्टिंग करके एक कंसेप्ट. तो डिमांड फोरकास्टिंग में जो टेक्निक्स यूज करेंगे, सेम बेसिस पे हम प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या डिमांड होएगा. तो ऑल दिस बिजनेस आर डूइंग सेम थिंग. By 1999. But they were wrong. There were 250 million mobile users in 1999 instead. But still, Nokia managed to beat Motorola and became the most dominating company in the mobile market. Nokia captured almost 25% of the global market. All the models created by Nokia topped the sales chart. Nokia kept innovating their designs and features. From 2003 to 2005. Nokia 1100. ये फोन सबसे फेमस था जब मैं कॉलेज में था. Have you seen? ये मेरा भी फर्स्ट फोन हुआ करता था जब मैं कॉलेज में था पहली बार. उस समय मेरा तो सीए होने तक ऐसे ही फोन यूज करते थे. उसके बाद स्मार्टफोन आया था. मतलब आया अर्लियर था, सीए होने के बाद पहली बार मैंने स्मार्टफोन लिया था. बट दैट टाइम दिस फोन्स वेयर, एंड उसमें वो जो गेम रहता था सांप वाला, उसमें ही जिंदगी थी हमारी. अभी आपके लिए जो इतने सारे ऑप्शंस है, एन नंबर ऑफ गेम्स आते हैं स्मार्टफोन पे, हमारी जिंदगी तो वो सांप खेलते हुए निकल गई. Nokia 1110 was Nokia's best-selling mobile. Soon Nokia captured 70% market share in Asia. But Nokia failed in one thing. That was adapting to the progress of the market.
By the end of 2010s, iOS and Android was introduced in US and नहीं, आवाज को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, बट एटलीस्ट यू कैन रीड, राइट। ये जब आप देख रहे हो, पर्पज ये है कि आप बिजनेस इकोनॉमिक स्टडी कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट ऑल्सो। आगे जाके आपका बीसीके में चैप्टर आने वाला है, बिजनेस एनवायरमेंट, ठीक है। तो जब आप बिजनेस कर रहे हो, यू हैव टू सी द सराउंडिंग एनवायरमेंट एज वेल। जब एज ए ईपीए वी आर हैविंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें भी देखना पड़ता है हमें हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, what is expected from the people, etc etc। तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एनवायरमेंट भी स्टडी करना जरूरी है, जो नोकिया फेल कर गया। मींस दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट। एक बात बता दो आपको, नोकिया वाज बेस्ट इन हार्डवेयर, ठीक है। उनके हार्डवेयर इतने अच्छे आते थे ना कि आज के रेट में वो कोई भी स्मार्टफोन उसके साथ मैच नहीं करेगा, इवन देयर स्मार्टफोन के साथ। उनका भी स्मार्टफोन हुआ करता था, है कि नहीं। ओनली द प्रॉब्लम वाज रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर, एंड नोकिया की जो ड्यूरेबिलिटी थी, वो भी आज के डेट में कोई भी कॉम्पिटिटर ड्यूरेबिलिटी के साथ कॉम्पीट कर नहीं सकता। फिर भी नोकिया क्यों फेल हुआ? व्हाट पीपल वेर वांटिंग वाज दैट एंटरटेनिंग एप्स, वो लोगों को अच्छा पसंद आ रहा था, विच वॉज बीन गिवन इन iOS एंड एंड्रॉइड, जो सिम्बियंस में था नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम नोकिया टू अदर फोन्स। तो उनको ये स्टडी करना चाहिए था कि लोगों की इच्छा क्या है, पार्ट ऑफ द बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब रीड करो सिर्फ। डू यू नो दैट आफ्टर फॉल ऑफ द नोकिया अगेन नोकिया केम बैक, एंड तब उन्होंने विंडोज के साथ अगेन नए फोन लॉन्च किए थे। तो नोकिया में ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विंडोज का आया करता था, बट अगेन दैट ऑल्सो फेल। लोगों ने उसको भी पसंद नहीं किया, क्योंकि उस टाइम लोगों को एंड्रॉइड की आदत हो चुकी थी, एंड विंडोज इज गुड एट कंप्यूटर, नॉट दैट गुड एट मोबाइल। और एक वीडियो था, बस 1 मिनट का था, लेकिन उसमें भी ऐसे ही इंफॉर्मेशन अच्छी दी थी।
and this was really tragic. I have seen the speech and literally cried. उसका स्टेटमेंट था, हाँ ये देखिए, we didn't do anything wrong but somehow we lost and he started crying. जब वो स्पीच देख रहा था, इट रियली फेल, क्योंकि इमेजिन कीजिए पिछले 10 साल से वर्ल्ड के लीडर्स थे ये, एंड सडनली 4-5 years में उतना दे वेंट इनटू सच अ लॉस दैट दे वर डिक्लेयर्ड एज अ बैंकरप्ट एंड उनको कंपनी बंद करनी पड़ी. कैन यू इमेजिन, एक गलत डिसीजन कहां से कहां लेकर के आ सकता है. दिखाने का पर्पस बस इतना ही था कि जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हो, जब आप बिजनेस के बारे में स्टडी करने वाले हो, तो द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड डिसीजन is such important. Shall we return back to our discussion? So here, as we are saying कि सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन. अगर गलत डिसीजन लिया तो बिजनेस बंद होने में भी टाइम नहीं लगेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, दूसरा एग्जांपल, ब्लैकबेरी, शायद से कल भी हमने डिस्कस किया था ना, ब्लैकबेरी भी सेम हुआ था, उसका भी वीडियो, लेकिन अभी हम नहीं देखेंगे. ब्लैकबेरी ऑल्सो यूज टू बी अ स्टेटस सिंबल फोन. एक जमाने में ब्लैकबेरी का लोगो याद है आपको? देखा है कभी ब्लैकबेरी? देखा भी नहीं, मैं सिर्फ इमेज दिखाता हूं आपको, वीडियो नहीं देखेंगे. नेट गया लगता है वापस, नहीं डिस्कनेक्ट हुआ है, नहीं नेट गया. चलिए बाद में दिखा दूंगा. बट देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ब्लैकबेरी यूज्ड टू बी माय ड्रीम फोन. से देख के लगता था कि सीए होने के बाद ब्लैकबेरी फोन लेंगे. किसको पता था सीए होने तक ब्लैकबेरी बचेगा ही नहीं. एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट, और कोई एग्जांपल? याहू, याहू सुना है? दिस ऑल्सो टेक्नोलॉजी में एक बड़ी कंपनी हुआ करती थी. आई गेस 2000 में समथिंग गूगल ने अप्रोच किया था टू परचेज दिस याहू एट 127 मिलियन या बिलियन, कुछ जो अमाउंट रहेगी. बट दैट टाइम याहू वाज मेकिंग गुड प्रॉफिट, तो दे रिफ्यूज द ऑफर ऑफ गूगल. एंड उन्होंने, उसके बाद गूगल ने जीमेल स्टार्ट किया. उसके पहले अर्लियर नेट में जब आपको ईमेल आईडी ओपन करना हो तो याहू पे ही हुआ करता था, बिकॉज दैट वाज द बेस्ट. इंटरनेट एक्सप्लोरर भी याहू का ही हुआ करता था, राइट? तो एवरीथिंग रिलेटिंग टू टेक्नोलॉजी इंटरनेट, इट वाज बिलोंगिंग टू याहू दैट टाइम, एंड दे वर मेकिंग ह्यूज प्रॉफिट. बट अगेन गूगल ने जब उनको ऑफर दिया था 127 मिलियन या बिलियन, उसका भी राइटअप था, मैं शेयर कर दूंगा बाद में आपके. इतने अमाउंट पे उन्होंने ऑफर किया था टू परचेस द याहू, बट दे रिफ्यूज. एंड उसके बाद उन्होंने बिजनेस में बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए. अल्टीमेटली गूगल ने तो परचेस किया नहीं, गूगल ने खुद का जीमेल एंड एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम जो अभी है वो गूगल का ही है, उन्होंने खुद का एक्सप्लोरर स्टैब्लिश किया. एंड देन याहू का बिजनेस डिक्लाइनिंग स्टार्ट हुआ. तो 127 बिलियन अमाउंट था कुछ. तो अल्टीमेटली 4 साल के बाद याहू को खुद का बिजनेस सेल करना पड़ा, बिकॉज दे वर ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्ट. 4 बिलियंस में सेल हुआ सिर्फ. जब नेटवर्थ हुआ उनकी एक्चुअल थी 50 बिलियन समथिंग, सिर्फ 4 बिलियन में सेल हुआ. वेरिजॉन का कुछ तो कंपनी थी, उन्होंने एक्वायर किया. अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फेलियर. अपनी लोकल बात करें तो सुभिक्षा का भी नाम सुना है आपने? सुभिक्षा, कोल्हापुर में भी इनका सुपरमार्ट हुआ करता था, नहीं देखा? हाँ, बिकॉज इट वॉज लॉन्ग डेज बैक. मेरे ख्याल से कम 7-8 साल के पहले उनके थ्रू आउट कंट्री मॉल हुआ करते थे. बेसिकली ये कोलकाता बेस्ड कंपनी थी सुभिक्षा. अर्लियर, आज के डेट में मॉल कल्चर है
अर्लियर ये मॉल का कल्चर था नहीं. मीन्स यू माइट बी नोइंग कि मॉल की आप बहुत सालों से पहले से नहीं है. इट हैज बीन रिसेंट टाइम्स कि अब मॉल मैक्सिमम स्टार्ट हुए. बट अर्लियर छोटे मोटे शॉप हुआ करते थे. जब भी आपको कोई प्रोडक्ट लेना हो, मल्टीपल प्रोडक्ट, तो अलग अलग शॉप में जाना पड़ता था. तो कोलकाता में फर्स्ट टाइम सुपरमार्ट आया था जिसका नाम था सुभिक्षा. एंड क्योंकि वो हेवी परचेस कर रहे थे, मतलब क्योंकि एक सुपरमार्ट जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था मॉल लाइक स्ट्रक्चर, तो ढेर सारा प्रोडक्ट्स उनके पास थे, तो उनको हेवी डिस्काउंट मिल रहा था क्योंकि बल्क परचेस करते थे. एंड सेम डिस्काउंट दे वर पासिंग टू पीपल ऑल्सो. तो इनके सेलिंग प्राइस बहुत कम थी, जैसे कि आज के रेट में डीमार्ट की है, राइट. तो सुभिक्षा वाज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट. तो उन्होंने मुझे लगता है 3-4 साल में दे अर्न ह्यूज इनकम. उसके बाद उन्होंने एक्सपांशन स्टार्ट किया, तो मल्टीपल ब्रांचेस खोले, वहां पे भी उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था कस्टमर से. एक गलत डिसीजन क्या लिया उन्होंने, जब वो देख रहे थे कि अपने सिटी में मॉल का कल्चर नहीं, जब हम मॉल स्टार्ट कर दे मेनी पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट, व्हाई नॉट टू स्टार्ट ऑल द ब्रांचेस थ्रू आउट आवर कंट्री. एकदम से इतना एक्सपांड नहीं करना चाहिए ना, विदाउट कंसिडरिंग कि हर एक सिटी में कस्टमर की लॉयल्टी किस तरह से होगी. दे टुक द डिसीजन कि पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट 100 से ऊपर 147 कुछ तो उन्होंने ब्रांच स्टार्ट करने का डिसीजन लिया. इसलिए फॉर दैट मार्केट से उन्होंने ह्यूज लोन लिया, मतलब बैंक से, फाइनेंसर से. हुआ यूं कि ऑलमोस्ट क्रोर्स में उन्होंने लोन लिया एंड ह्यूज अमाउंट वाज बीन इन्वेस्टेड इन द कैपिटल एसेट एंड रॉ मटेरियल. हर सिटी में जब उन्होंने ब्रांच स्टार्ट किया तो जरूरी नहीं ना कि हर सिटी में इमीडिएटली कस्टमर्स आएंगे, एक टाइम लगेगा, 2-3 साल लगेंगे कस्टमर बेस डेवलप होने के लिए. तब तक उनका सेल्स हो नहीं रहा था, लेकिन बैंक में इंस्टॉलमेंट तो शुरू था. दे वर नॉट एबल टू रीपे देयर फाइनेंसेस क्योंकि जितना लोन लिया था सारा का सारा अटक पड़ा था रॉ मटेरियल में, राइट. एंड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ रहा था. अल्टीमेटली 3-4 साल तक दे वर नॉट एबल टू रीपे. तो बैंक ने वो कंपनी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दी. बैंक ने पूरा का पूरा कंपनी टेक ओवर करके सारे एसेट्स बेच डाले. फिर भी दैट मच अमाउंट वाज नॉट सफिशिएंट टू रिपे द लोन क्योंकि इंटरेस्ट इतना पाइल अप हो चुका था. एक गलत डिसीजन, रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन. इतना ह्यूज लोन लेना ही नहीं चाहिए. जितनी अपनी कैपेबिलिटी है स्टेप बाय स्टेप लोन लेना चाहिए. रिसेंट एग्जांपल सुना रहेगा आपने शायद से डीएसके. डीएसके का भी नहीं सुना आपने? पुणे बेस्ड कंपनी थी, सुना तो है. डीएसके का क्या हुआ था, उसका नाम दिलीप कुलकर्णी कुछ थे. अपने कोल्हापुर में डीएसके टोयोटा सुना नहीं आपने? बेसिकली दिस इज पुणे बेस्ड कंपनी जो रियल एस्टेट में थी. टर्नओवर कुछ तो 600-700 करोड़ के ऊपर था. नेटवर्थ 1000 करोड़ में था. एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड टर्नओवर देयर मेकिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे उन्होंने बिजनेस भी स्टार्ट किए थे. ओके, नेट नहीं है, नहीं तो मैं आपको इमेज भी दिखा देता. दिस पर्सन at this age and really is genuinely a gentleman person, he and his wife both are in jail now. गलत कुछ किया नहीं है, ओनली द रॉन्ग डिसीजन गलत ये हुआ कि जो उनका रियल एस्टेट बिजनेस चल रहा था, उनका भी केस लॉ दिखा देता, बट अननेसरी अभी टाइम नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ. बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके शुरू थे. पुणे में मैक्सिमम सिटीज उन्होंने डेवलप की थी. ठीक है, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ तो 10,000 करोड़ के ऊपर था. उनको पूरे एक सिटी डेवलप करनी थी. जैसे आज के डेट में आपने पुणे में देखा रहेगा बहुत सारे बड़े सिटीज जैसे डेवलप हुए हाउसिंग सोसाइटीज. तो जो ड्रीम प्रोजेक्ट था 10,000 करोड़ कुछ तो अमाउंट रिक्वायर्ड थी. एंड हेवी इंटरेस्ट रेट नियर अबाउट 18-20% इंटरेस्ट रेट से उन्होंने फाइनेंस लिया था लोगों से. नॉट ओनली बैंकर्स बट लोगों से पैसे लिए थे उन्होंने. एंड जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था, माइट बी बिकॉज ऑफ एनी पॉलिटिकल रीजन, उसके ऊपर स्टे लग गया था. एग्जैक्ट मुझे भी मालूम नहीं व्हाट वर द रीजन, और उसके ऊपर स्टे लग गया था. एंड जो कस्टमर परचेस करना उनको लग रहा था उतना परचेस हुआ नहीं. तो फंड्स आए नहीं कस्टमर से, लेकिन रीपेमेंट तो कंटिन्यू शुरू था. एंड दे वर नॉट एबल टू रीपे द फंड्स ऑफ द पीपल. एंड ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वेंट इन द पुलिस स्टेशन एंड दे फाइल्ड अ कंप्लेंट. एंड जब रिपे करना था, इंटरेस्ट इतना पाइलअप हो चुका था कि उनके पर्सनल एसेट सेल करने के बाद भी उतना अमाउंट
सफिशिएंट नहीं था रिपे करने के लिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही एंड हिज वाइफ बोथ आर बीन पुट अप इनटू जेल नाउ। आज के डेट में भी वो जेल में। ओनली अ रॉन्ग डिसीजन। एक टाइम पे कार्स, मर्सिडीज एंड BMW जैसे कार थे उनके पास, एंड टुडे इज इन जेल। ओनली वन रॉन्ग डिसीजन। व्हाई आई एम टेलिंग यू इज, बिजनेस जब आप कर रहे हो तो आपका जो बिजनेस का सक्सेस एज वेल एज सर्वाइवल, सक्सेस तो दूर की बात है, पहले तो सर्वाइवल आपके एक डिसीजन मेकिंग पे डिपेंड करता है। गलत डिसीजन लिया तो द बिजनेस विल बी क्लोज डाउन, सही डिसीजन लिया तो बिजनेस विल बी गोइंग इनटू बूमर्स। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट किंगफिशर एयरलाइंस की बात कर रहा हूं मैं। किंगफिशर जो लीकर है वो अभी भी शुरू है, एंड इट इज अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट एज ऑफ नाउ ऑल्सो। किंगफिशर एयरलाइन हुआ करता था, वो भी बंद हो गया। ये सारे बिजनेसेस बंद हो चुके। अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन लिस्ट अदर बिजनेस जिन्होंने ह्यूज प्रॉफिट कमाया रहेगा बिकॉज ऑफ देयर गुड डिसीजन मेकिंग। कौन से हो सकते हैं? स्पेसएक्स, यस, उसका कॉम्पिटिटर ही क्या आज के डेट में टेस्ला। लास्ट ईयर में टेस्ला के शेयर्स प्राइसेस मतलब अब व्हाट वी कैन से एबनॉर्मली इंक्रीज हो चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट उसका जो ओनर है इलॉन मस्क, ही हैज बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, राइट, टेस्ला। अपार्ट फ्रॉम दैट जियो, यहां पे रिलायंस कम्युनिकेशन आएगा। फिर रिलायंस कम्युनिकेशन सुना रहेगा ना आपने, रिलायंस के फोन आया करते थे अर्लियर, राइट, उस टाइम वो अनिल अंबानी के ओनरशिप में था। बहुत जल्दी वो बंद भी हो गया, एंड उनके ऊपर 40,000 करोड़ का लोन था, एंड रिपेमेंट करने के लिए एसेट भी नहीं थे। तब जाके मुकेश अंबानी ने पे करके भाई को बचाया था। एक 1.5 साल के पहले की न्यूज है, सुना है? रिलायंस कम्युनिकेशन बंद हो गया। प्रॉब्लम क्या था, रिलायंस इतने लोअर रेट में उन्होंने पहले सेल कर दिया, एंड उसके बाद बिल जो आ रहे थे, मैंने देखा था, मेरे रिलेटिव ने परचेस किया था रिलायंस का हैंडसेट घर में, मतलब वो फोन, टेलीफोन, मोबाइल नहीं, बिल आया था 33,000 एक मंथ का। एंड जब कंपनी गए कि हमारा बिल इतना आया, तो दे वर रिलक्टेंट टू एडजस्ट ऑल्सो, उन्होंने कहा कि पे करना चाहिए। ये सिर्फ एक एग्जांपल नहीं था, ऐसे ढेर सारे लोगों को बिल आ रहे थे, लोगों ने पे ही नहीं किया। ऑब्वियसली इतना बिल आएगा तो थोड़ी ना पे करेंगे। दे वर प्रॉब्लम विद देयर सॉफ्टवेयर्स, बट देन दे वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। एनीवेज, जो भी हो, बंद हो गई कंपनी। और एप्पल, सैमसंग, राइट, एप्पल एंड सैमसंग एज ऑफ टुडे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में दे आर लीडर्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट विवो, ओप्पो, ये विवो ओप्पो एक ही कंपनी के, मालूम है ना आपको? दे आर जस्ट डिफरेंट ब्रांड्स, अदरवाइज दे आर बिलोंगिंग टू वन कंपनी ओनली, ठीक है। एक कंपनी ने सिर्फ कस्टमर बेस अलग अलग लोगों को टारगेट किया हुआ है। विवो, ओप्पो बिलोंगिंग टू वन कंपनी ओनली, चाइनीज कंपनी जो है, राइट। सारे बिजनेस स्ट्रैटेजीज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके अंदर एक और कंपनी है, वन प्लस, ये भी सेम ओनरशिप में है। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ द बिजनेसेस जो अच्छे खासे प्रॉफिट कमा रहे, एंड दे आर मैनेजिंग इन गुड सेंस बिकॉज उनका डिसीजन मेकिंग साउंड है, प्रॉपर है। समझ रहे हो? तो ये आते वापस अपने स्टडी की ओर। अभी शैल वी रीड? चलिए। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल एंड सक्सेस डिपेंड करता है साउंड डिसीजंस के ऊपर। द डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड मोस्ट इफिशिएंट मीन्स ऑफ अटेनिंग डिजायर्ड एंड फ्रॉम टू और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। तो पहले क्या कहा है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसीजन मेकिंग मस्ट है, साउंड डिसीजन मेकिंग। अब सवाल यह आता है कि डिसीजन मेकिंग मतलब क्या? तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? इट इज बीन गिवन इन दिस पैराग्राफ।
डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 2 और मोर अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है, उसमें से एक सिलेक्ट करना मतलब डिसीजन मेकिंग। आर यू गेटिंग? आपने डिसीजन लिया कि हमें सीए स्टडी करना है, वॉज इट योर डिसीजन? डेफिनेटली, क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शन थे। सीए कर सकते, सीएस कर सकते, सीडब्ल्यूए कर सकते, एमबीए कर सकते, एन नंबर ऑफ ऑप्शन है। आपका डिसीजन था कि सीए करना है। नाउ वेदर इट इज साउंड और अनसाउंड ये आपको प्रूव करना रहेगा आप आगे जाके बाय पासिंग इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? बट इट वाज डिसीजन। जब आप 11th पास हुए थे तो 12th में जाना आपका डिसीजन था या डिसीजन नहीं था? वहां थोड़ी ना डिसीजन, आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। 11th के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, 12th में ही जाना था, तो इट वाज नॉट डिसीजन। ऐसे आप कहोगे नहीं कि मैंने डिसीजन लिया कि मैं 12th में जाने वाला हूं, दूसरा ऑप्शन नहीं था आपके पास। बट जब 12th कंप्लीट करते हो तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शन थे, उसमें से जब आपने एक सिलेक्ट किया, दैट बिकम्स योर डिसीजन। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर सिलेक्टिंग वन, दैट इज अ डिसीजन मेकिंग, राइट? हाँ, तो क्या दिया है? अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव दैट विल प्रोवाइड मोस्ट इफिशिएंट मींस ऑफ अटेनिंग डिजायर्ड एंड। मतलब जो आप अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, दैट विल गिव योर डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब जो आपको चाहिए वो मिलेगा। सीए कंप्लीट करने के बाद जो आपको चाहिए होगा लाइफ से एज अ करियर, वो कंप्लीट होएगा ना, तभी जाके आपने सीए को सिलेक्ट किया रहेगा। तो आगे जाके व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, द डिजायर व्हाट यू वांट, वो कंप्लीट होने के लिए जो आप अल्टरनेटिव सिलेक्ट करोगे, दैट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है हाउ इट इज डन। तो ये पैराग्राफ में दिया है व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में हाउ द डिसीजन मेकिंग हैज टू बी डन। तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स evaluation of feasible alternatives, rational judgment on the basis of information and choice of a particular alternative which the decision maker finds most suitable। मतलब क्या? आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन थे, राइट? अब उस ऑप्शन में से फिजिबल ऑप्शन आपको देखना रहेगा। फिजिबल मतलब जब आप 12th कंप्लीट करते हो तो आपके सामने ऑप्शन थे सीए, सीएस एक्सेट्रा। क्या आप डॉक्टर में जा सकते हो? ऑप्शन तो था डॉक्टर करना, लेकिन कैन यू गो? नहीं, क्योंकि उसके लिए साइंस लेना जरूरी था। आर यू गेटिंग? तो इट वाज नॉट अ फिजिबल। फिजिबल मतलब जो अपने गिवन ऑप्शंस, आपके सामने जो ऑप्शंस है उसमें से जो पॉसिबल रहेगा, दैट इज फिजिबल। ठीक है? तो डॉक्टरी करना आपके ऑप्शंस में पॉसिबल ही नहीं था ना, कंसिडरिंग द कॉमर्स बैकग्राउंड। अगर साइंस बैकग्राउंड हो तो चलिए ठीक है, वो भी हो सकता था। बट देन फिजिबिलिटी मतलब क्या? जो पॉसिबल अल्टरनेटिव्स है, तो जितने ऑप्शन है उसमें से पॉसिबल अल्टरनेटिव सेग्रीगेट करना चाहिए। उसके बाद रैशनल जजमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल जजमेंट? हम मीनिंग तो समझते हैं, बता नहीं सकते। रैशनल मतलब क्या? अनबायस्ड, और जो सही है उसका अच्छे से जजमेंट करना। अनबायस्ड मतलब क्या? एक ट्रू एंड फेयर व्यू, राइट? इन्फ्लुएंशियल व्यू नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग? तो अनबायस्ड मतलब एक रैशनल, जो एक्चुअल सही है उसको सही कंसीडर करेंगे, जो गलत है उसको गलत कंसीडर करेंगे। तो बेस्ड ऑन दिस रैशनल जजमेंट, जो जितने अल्टरनेटिव्स आपको पॉसिबल है वो तो पहले लिस्ट करेंगे, उसके ऊपर एक जजमेंट करेंगे, राइट? एंड देन आपके पास जितनी इंफॉर्मेशन है एंड चॉइस अवेलेबल है उसके बेसिस पे मोस्ट सुटेबल एक्शन सिलेक्ट करेंगे। तो नाउ थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस में भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है? उसमें से फिजिबिलिटी देखना रहेगा आपको। मेरी बहुत इच्छा है कि ईपीए एक बड़ी बिल्डिंग में होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। इज इट फिजिबल फॉर मी एट दिस स्टेज? फिजिबल नहीं है, ठीक है? तो फिजिबल क्या था? जब हम, नाउ यू माइट बी नोइंग कि अपना क्लास पहले विनस कॉर्नर में हुआ करता था, पता है किसी को? अच्छा, नहीं पता है। यहां पे अपनी पहली बैच हो रही है। हाँ, 2 साल पहले हमने ये प्रीमाइसिस लिया था, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन ही हुआ था। हमने फेब में यहाँ पे प्रीमाइसिस लेकर के एग्रीमेंट किया, फेब में, एंड मार्च में लॉकडाउन हुआ। तो 1.5 साल से क्लास प्रीमाइसिस बंद ही थे, ठीक है? उसके पहले अपने विनस कॉर्नर में छोटे से क्लासरूम हुआ करते थे। सो वी थॉट ऑफ एक्सपांडिंग। तो हमने जब वी वर कंसिडरिंग टू एक्सपांड, तो बहुत सारे प्लेसेस पे गए जहां पे रेंट 1.5 2 लाख रुपए रेंट हुआ करता था। सो इट वाज आउट ऑफ फिजिबिलिटी, राइट? तो जब आप बिजनेस कर रहे हो तो हमें फिजिबिलिटी ऑप्शंस भी देखने रहेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीपल इंफॉर्मेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं, तो अपना हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि स्टैंड के आसपास ही होना चाहिए, राइट?
तो आउट ऑफ ऑल दिस पॉसिबल वी हैव सिलेक्टेड दिस, तो ये हमारा डिसीजन था कि इस प्रीमाइसिस पे क्लास स्टार्ट करना, कंसिडरिंग द रेंट एवरीथिंग, राइट। तो बेस्ड ऑन ऑल द इंफॉर्मेशन, जितने भी चॉइस आपके सामने, मोस्ट सुटेबल सिलेक्ट करना इज द डिसीजन मेकिंग। आर यू गेटिंग? चलिए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस यूनिट जनरली नीड्स टू मेक स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक मतलब क्या? व्हाट डू मीन बाय स्ट्रैटेजी? जब भी आप कोई बिजनेस मैनेज करोगे तो यू हैव टू टेक स्ट्रैटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल। ऑपरेशनल तो ठीक है, समझ सकते हो, ऑपरेशनल मतलब डे टू डे मैनेजमेंट वाले डिसीजंस, राइट। जब भी आप बिजनेस करोगे यू हैव टू लिस्ट एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजी। टैक्टिकल मतलब टू सर्वाइव द कॉम्पिटिटर्स, टू सर्वाइव द रिस्क आपके सामने जो है उसके अगेंस्ट सर्वाइव करने के लिए जो डिसीजंस लोगे दैट विल बी अ टैक्टिकल डिसीजंस। एंड बिजनेस जब आप कर रहे हो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होंगे। जियो ने जब लॉन्च किया तो उनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि हमें सबसे ज्यादा कस्टमर बेस अट्रैक्ट करना है अपने पास, राइट। तो दिस वाज देयर स्ट्रैटेजी टू गिव द फ्री नेट एट द बिगिनिंग, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी थी। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ तो प्लान रहेगा, दैट इज अ स्ट्रैटेजीज, ओके। few examples of issues requiring the decision making in context of business are illustrated below। तो जस्ट रीडिंग पार्ट है। जैसे कि हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि सॉफ्ट ड्रिंक में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, हमें इस बिजनेस में जाना है नहीं जाना है। शुड द फर्म लॉन्च द प्रोडक्ट गिवन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरमेंट, जो हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहां पे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए। If the firm has decided launching of the product, what should be the technique of production? जैसे लेबर इंटेंसिव हो सकता है, कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा मशीन यूज करेंगे या लेबर यूज करेंगे, राइट। फ्रॉम वेयर शुड वी प्रोक्योर द नेसेसरी इनपुट्स एंड व्हाट शुड बी द प्राइसेस टू हैव कॉम्पिटिटिव एज इन द मार्केट। मतलब हमें जो पोजीशन चाहिए, कॉम्पिटिटिव एज मतलब क्या, एक व्हाट वी कैन से फॉर द कॉम्पिटिटिव एज, एक अलग सी पहचान in favorable side, right? So that is a competitive edge. जैसे Jio has got a competitive edge based on the free net which they are giving, right? तो उसके लिए जैसे कि आपने ने सारे कहा था ना कि रॉ मटेरियल कहां से आएंगे, ये सारे पॉइंट सेम ही है, तो रीडिंग पार्ट है, ओके। शुड फर्म मेक द कंपोनेंट और बाय फ्रॉम अदर्स, मतलब क्या है, से अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ओके, हम फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सप्लायर से हम परचेस करते हैं। तो सप्लायर से जब परचेस करेंगे तो से फॉर एग्जांपल उनकी सेलिंग प्राइस है 120 रुपए, लेकिन जब हम खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे रॉ मटेरियल ऑल्सो, इंस्टेड ऑफ परचेसिंग फ्रॉम आउटसाइडर, हम खुद से भी मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सुना है कभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन? बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या, जो रॉ मटेरियल हमें लगता है वो तो हम सप्लायर से परचेस कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ परचेसिंग, व्हाई नॉट टू स्टार्ट वन न्यू यूनिट, व्हाई नॉट टू एक्सपांड वन न्यू कंपनी, जहां पे जो अपना ही रॉ मटेरियल है वो खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका जो प्रॉफिट होगा वो तो अभी से होगा, क्योंकि 120 रुपीज उनका सेलिंग प्राइस है। हम खुद से मैन्युफैक्चर करेंगे तो 80 रुपीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी, तो 40 रुपीज पर यूनिट हम सेव करेंगे, राइट। तो वेदर टू परचेस फ्रॉम सप्लायर्स और मेक आवर प्रोडक्ट आवर ओन, ये भी एक डिसीजन रहेगा। इसके ऊपर इंटर में आप कॉस्टिंग में अच्छा खासा डिस्कशन करोगे, एक्चुअल कैसे करना है ये डिसीजन, ठीक है। वहां पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके देखोगे कि परचेस किया हुआ अच्छा होना चाहिए या मैन्युफैक्चर, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर करेंगे ढेर सारे पॉइंट्स यू हैव टू कंसीडर, ऑल द अदर कॉस्ट, तो वहां पे एक्चुअल प्रॉब्लम्स इसके ऊपर सॉल्व करेंगे कॉस्टिंग में, राइट। बट हैव यू अंडरस्टूड व्हाट डू यू मीन बाय मेक द कंपोनेंट और बाय फ्रॉम अदर्स? समझ रहे हो क्या नहीं? इज एवरीबडी विथ मी? मैं जब पूछ रहा हूं ना तो आई कैन सी द फेसेस, कोई इधर उधर देख रहा है। कितना टाइम हुआ है अभी? अभी 13 मिनट है ना, 13 नहीं, अभी 15-20 मिनट है अपने पास, तो डिस्कस कर ले। लुक गाइस, आई कैन अंडरस्टैंड कि सुबह 8 बजे से आप यहाँ पे होते हो, तो टू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कॉन्सेंट्रेट करना डिफिकल्ट होता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपने कोर्स भी तो डिफिकल्ट सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो
इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहां पे फोकस करो। जब आप इधर उधर देखते हो तो खुद डिस्टर्ब नहीं होते, मुझे भी डिस्टर्ब करते हो, एंड मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें होती है बोलने की, एंड देन अगर डिस्टर्ब हो जाए, मतलब मेरा डिस्ट्रैक्शन होता है कि उसको पकड़ के बोलूं कि यहाँ पे ध्यान दे, या मेरा जो मन के अंदर है जो बोलूं, एंड इस मन में दुविधा जो चलती है उसमें जो बोलना है वो ही भूल जाता हूं। ठीक है, तो एवरीवन इज हम्बली रिक्वेस्टेड टू लुक ओवर हियर, एटलीस्ट यहाँ पे देखो, मन में भले ही कुछ चल रहा हो, यहाँ पे तो देखो। ठीक है, व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड हमारी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, ये सारे इवैल्यूएशन आप ही ने बताए थे मुझे, है कि नहीं। हाउ विल द प्रोडक्ट प्लेस इन द मार्केट, हमारी जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है हमें वो किस तरह से प्लेस करना होगा। जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो देयर आर टू स्ट्रैटेजीज व्हेन यू आर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो देयर आर टू स्ट्रैटेजीज लॉन्चिंग करने की, एक होती है स्कीमिंग स्ट्रैटेजी एंड दूसरी होती है पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। सुना है कभी? दिस इज नॉट देयर इन योर बुक, बेसिकली जस्ट एज अ, जैसे कि मैंने कहा वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो प्रैक्टिकली जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो इट कैन बी लॉन्च्ड आइदर इन स्कीमिंग स्ट्रेटेजी और इट कैन बी लॉन्च इन पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी। मतलब क्या होता है, सुना है कभी? एनीबडी? स्कीमिंग स्ट्रेटेजी में हम क्या करते हैं, जो हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है, शुरुआत में वी चार्ज वेरी हाई प्राइस। अपना जो टारगेट कस्टमर होता है वो रिच क्लास होता है, बिकॉज व्हाट हैपेंस, जब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक हाई प्राइस रखते हैं तो उसके साथ उसका स्टेटस सिंबल एसोसिएट हुआ रहता है। तो रिच क्लास पीपल विल बी गोइंग फॉर दिस हाईली प्राइस प्रोडक्ट टू जस्ट शो द स्टेटस। ठीक है, एंड ग्रेजुअली दे रिड्यूस द प्राइस। तो शुरुआत में जब प्रोडक्ट लॉन्च करते इतने हाई वैल्यू पे लॉन्च करते दैट मेनी ऑफ द रिच क्लास विल बी गेट अट्रैक्टेड। ओके, वंस वो जो कस्टमर बेस जो रिच क्लास या अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, वंस दैट कस्टमर बेस इज अब्सॉर्ब्ड, उसके बाद वो क्या करेंगे, प्राइस रिड्यूस करेंगे। समझ रहे हो? एग्जांपल बता सकते हैं इसका? कौन से प्रोडक्ट की प्राइस शुरुआत में एकदम हाई होती है बट ग्रेजुअली इट कम्स डाउन? कॉमन एग्जांपल एप्पल, है कि नहीं? जब भी वो नया फोन लॉन्च करता है, मार्केट प्राइस क्या होती है? अभी रिसेंटली आईफोन 13 लॉन्च हुआ, तो आईफोन 13 की प्राइस क्या है? नियर अबाउट कितना? 89 तो आईफोन 13 की है। आईफोन 13 में मैक्स प्रो भी है ना कुछ, तो वो नियर अबाउट 1,35,000 1,40,000 तक जाता है। ठीक है, तो उतनी प्राइस रखते हैं। अब पिछले साल की बात बता दो, आईफोन 12 था उस साल, तो उसकी प्राइस थी 1,30,000 नियर अबाउट। ओके, अब इस साल जब आईफोन 13 लॉन्च हुआ तो आईफोन 12 की इमीडिएटली प्राइस आई 80,000 तक, 80-90,000 कुछ तो प्राइस नीचे आई। नाउ एवरी ईयर दिस हैपेंस कि जब आईफोन एक नया फोन लॉन्च करता है प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है, एंड जो उसके ओल्डर फोन्स रहेंगे उसकी प्राइस हेवीली स्लैश करता है। क्या इसका ये मतलब है कि 80,000 में जब ये सेल कर रहा है तो लॉस में सेल कर रहा है? उनका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से फॉर एग्जांपल 40,000 ही रहेगा, तो 80,000 इन्हें वे वो प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन उनका शुरुआत में टारगेट हेवी प्रॉफिट कमाना था। ठीक है, फर्स्ट ईयर दे एब्सॉर्ब ऑल द व्हाट वी कैन से अपर मिडिल क्लास और रिच क्लास। वंस इट इज एब्सॉर्ब, वो क्या करते हैं, नया फोन लॉन्च करते हैं, दैट टाइम दे आर चार्जिंग वेरी हाई प्राइस, उसमें कुछ ज्यादा चेंज करते भी नहीं वैसे, राइट? फीचर्स में हार्डली कोई चेंज होता है। हाँ, यू सेइंग समथिंग? ओके, जहां तक मुझे टेक्नोलॉजी पता है हार्डली कोई ज्यादा फीचर्स में चेंज होता है, राइट? जैसे 11 से 12 जब आया था तो जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो बायोनिक चिप 13 से 14 लॉन्च हुआ था कुछ तो, अपार्ट फ्रॉम दैट कैमरा में कुछ तो डिफरेंस था, बट प्राइस में डिफरेंस ह्यूज था। ठीक है, आप सब स्माइल करके मेरे तरफ क्यों देख रहे हो? मेरा बहुत पुराना फोन है, ठीक है, एंड मैं 13 एक्सेट्रा इतने महंगे फोन खरीदता नहीं हूं। जब वो 13 लॉन्च होगा तो ओल्डर फोन जो सस्ते हो जाएंगे ना, तब मैं जाके खरीदता हूं। ओके, तो एप्पल की भी सेम स्ट्रेटेजी रहती है। अब उसके अगेंस्ट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे दे विल चार्ज एट वेरी लो प्राइस। उनका टारगेट यह होगा कि मार्केट में पेनिट्रेट करना है हमें। ठीक है,
तो जो प्राइस होनी चाहिए उससे भी सस्ते प्राइस में हम बेचेंगे, सो दैट लोगों को आदत हो जाए उसकी। वंस पीपल गेट यूज टू इट, उसके बाद ग्रेजुअली हम प्राइस बढ़ाएंगे। इसका एग्जांपल एग्जैक्टली शुरुआत में एक जमाना हुआ करता था जब मोबाइल में नेट का जो अवेलेबिलिटी था, आई गेस रिचार्ज करने के बाद मंथ में 1 GB था, एंड वो भी हमें सफिशिएंटली यूज हो जाता था, मतलब उसमें भी बैलेंस रहता था। हम पूछते थे कि इस मंथ का जो बैलेंस रहेगा वो क्या अगले मंथ में ट्रांसफर होगा कि नहीं। लेकिन जब से जियो आया, पर डे 1 GB का डेटा उन्होंने देना स्टार्ट किया। आज के डेट में 2 GB 2.5 GB जो जितना भी मिलता है, तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट दिया उन्होंने। बराबर ना, शुरुआत में जब जियो आया, जब कार्ड लोगे तो फ्रीली अवेलेबल था, तो लोगों को आदत हो गई उसकी, एंड नाउ दे आर स्टार्टेड चार्जिंग द प्राइसेस फॉर इट। तो कॉल्स भी, अनलिमिटेड कॉल्स भी उन्होंने ही लेकर के आए थे। तो शुरुआत में फ्री फोन दिया, फ्री फैसिलिटी दिया, नाउ दे आर ग्रेजुअली स्टार्टेड राइजिंग द प्राइसेस, राइट। So this is the penetration strategy. This is how the products will be launched in the market. Okay. कहाँ थे हम? Which customer segment should we focus and how to improve the customer experience? Which marketing strategy? Same penetration and scheming. ये marketing strategy तो होती है उनकी. Should be chosen. How to make the marketing budget? ये सारे activities actually करने वाले हो आप जब आप आगे जाके बिजनेस करोगे, सीए क्वालिफाई होगे। बट दिस इज अ सब्जेक्ट मैटर ओवर ईयर नाउ। ओके, चलिए, हाउ टू कम्बैट रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व। जब आप बिजनेस कर रहे हो तो ढेर सारे रिस्क आप एक्सपोज करोगे, जैसे अभी कोविड-19, दिस वाज अ रिस्क और अनसर्टेनिटी। अब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी में क्या फर्क है कि नहीं? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? Risk we can predict, okay. Uncertainty cannot be predicted. Exactly. Risk is thing what we can see. Uncertain is total unseen event. मतलब जब आप बिजनेस कर रहे हो, आपके कॉम्पिटिटर आप देख सकते हो, तो कॉम्पिटिटर ने अगर कोई डिसीजन लिया तो आपके लिए रिस्क हो सकता है। सो यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू। गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन चेंज किया तो दैट इज अ रिस्क, राइट। लेकिन अनसर्टेनिटी मतलब टोटल अनफोर्सिन इवेंट रहेगा, जैसे कि कोविड-19। किसने सोचा था कि 2019 के बाद ऑलमोस्ट 2 साल अपने लॉकडाउन में चले जाएंगे, ढेर सारे बिजनेस बंद भी हो गए इस पीरियड में। तो दिस वाज टोटली अनसर्टेनिटी। ओके, तो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बोथ आर द थ्रेट टू द बिजनेस ओनली, बट रिस्क इज व्हाट समथिंग यू कैन सी अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो। अनसर्टेनिटी के क्या अगेंस्ट क्या एक्शन लोगे? क्योंकि पहले तो हमने देखा नहीं रहेगा। हाँ, जब अनसर्टेनिटी इवेंट एक्चुअली आएगा सामने, तब जाके आपको स्ट्रक्चर चेंज करना होगा। जैसे कि लास्ट 2 इयर्स में एन नंबर ऑफ बिजनेस हैज गॉन इनटू ऑनलाइन, है कि नहीं? ईपीए ने तो ऑलरेडी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था आने के बाद, बट देन लॉकडाउन के बाद बहुत सारे बिजनेस ने ऑनलाइन स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, राइट। दिस वाज अनसर्टेनिटी। कंटिन्यू करें इसके आगे का डिस्कशन। आपकी स्माइल का क्या मीनिंग निकालूं मैं? अरे बहुत सारी चीजें कवर करनी थी मुझे आज। चलिए कंक्लूड करेंगे रिमेनिंग पार्ट। तो कल हम समराइज करेंगे जितना अब तक हमने डिस्कस किया हुआ है, ओके, एंड देन विल कंटिन्यू द टॉपिक, राइट। क्योंकि जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट वी आर डिस्कसिंग एन नंबर, मतलब अपना डिस्कशन स्कैटर्ड होता है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टडी करना जरूरी है। तो समराइज जो पॉइंट रहेंगे दैट विल बी फोकस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। विल कंक्लूड फॉर टुडे, टुमारो विल कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। चलिए।